नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बहराइच में जो हिंसा हुई थी, जिसमें कि राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये सारी चीजें तब हुई थी जब दुर्गा विसर्जन के दौरान कुछ पत्थरबाजी हुई, डीजे म्यूजिक को लेकर कहासुनी हुई, और फिर एक लड़के ने, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा ही था, उसने छत से हरे झंडे को हटाया और भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, और उसके बाद उसको गोली लगी। उसके बाद जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब्दुल हमीद नाम का जो मुख्य आरोपी था, उसके घर पर अब डेमोलिशन नोटिस पहुंचा है, यानी कि उसके घर पर 3 दिन में बुलडोजर एक्शन होगा। और अब्दुल हमीद ही नहीं, उनके अलावा 19 ऐसे मुसलमान समुदाय के लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस लगाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें से जो 3 आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि केवल आरोपी होने के आधार पर आप किसी का घर बुलडोजर से ध्वस्त नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का एक्शन योगी प्रशासन ले रही है। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है, और ये याचिका दायर हुई है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स थ्रू इट्स वाइस प्रेसिडेंट यूपी ईस्ट सैयद महफूजुर रहमान। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, चुनौती देते हुए जो यूपी की सरकार ने जिस तरीके का एक्शन इसमें लिया है। आज इसी पर हम समझेंगे कि ये जो बुलडोजर एक्शन है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही अभी ऐसा एक ऑब्जर्वेशन दिया था, और बावजूद इसके अगर योगी प्रशासन अपने बुलडोजर न्याय पर कायम है, तो क्या योगी सरकार अब अदालतों में विश्वास नहीं करती, और क्या इसी तरीके का इंस्टेंट जस्टिस योगी देना चाहते हैं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय हेगड़े जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका दायर हुई है, और साथ में सर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हुई है, ये क्या इस पिक्चर को डाइल्यूट करता है, या वाकई में आपको लगता है कि कोर्ट्स ही अब इसमें न्याय करेंगे? क्योंकि योगी जी का जो इंस्टेंट जस्टिस है बुलडोजर चलाने का, उसमें केवल 3 दिन की मोहलत दी गई है, तो हो सकता है इन आरोपियों का घर 3 दिन में गिरा दिया जाए। वो 3 दिन की अभी खत्म होने वाले हैं ना, क्योंकि नोटिस तो शुक्रवार को या उससे पहले दिया गया। तो आशंका ये है कि कल सुबह बुलडोजर शायद चलाने की कोई कोशिश हो। उससे पहले कौन सा कोर्ट सुनवाई करता है, इलाहाबाद में सुनवाई होती है या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, वो देखना पड़ेगा। और ये जानते हुए कि कोर्ट्स में मामला पहुंच गया है, उसके बावजूद अगर कोई डिमोलिशन पे उतर आता है, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि उनको अदालती कार्रवाई के इंतजार करने का कोई आइडिया है नहीं। लेकिन ये जो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है, या फिर अभी हम इस बात के लिए वेट करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो गाइडलाइंस बनानी थी और बुलडोजर एक्शन के लिए, वो अभी बनी नहीं है, तो क्या इसी का फायदा योगी जी ने कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की है? देखिए, क्योंकि कोई गाइडलाइंस ऐसे भी नहीं है कि जब भी कोई हिंसा हो तो आप बुलडोजर चलाओ। वैसा न्याय तो वो है नहीं, कानून तो वो है नहीं। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर कोई किसी अपराध में पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, सस्पेक्ट पाया जाता है, तो उसके घर पे को तोड़ दो। न्याय संहिता में कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है कि अगर आप दोषी पाए जाओगे तो आपका घर तोड़ देंगे। तो बगैर प्रावधान ये सब चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी गाइडलाइंस फॉर्म कर रही है कि ये बुलडोजर्स या डिमोलिशंस कब चल सकते हैं, कब वाजिब होंगे, और डिमोलिशन से पहले क्या क्या सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो एक तो सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि अगर बुलडोजर चलाने से पहले उस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ले लीजिएगा कि 50,000 का है, 5 लाख का है, 5 करोड़ का है। क्योंकि बाद में अगर वो डिमोलिशन गलत पाया जाता है तो उतना तो हर्जाना देना पड़ेगा। तो बहुत सारे सुझाव है, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी हमें पता नहीं है, और कब देगी
उम्मीद है तो जल्दी देगी। पर इस बीच में जो घटनाएं चल रहे हैं, आपके दर्शकों को याद होगा कि गुजरात में भी हाल ही में जूनागढ़ में कई सारे मस्जिद और दरगाहें तोड़ दिए गए हैं और उनकी कंटेम्प्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। वहां भी कुछ लोग तो गुजरात हाई कोर्ट गए थे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो ये जो दो दो कोर्ट्स में चलाना, ये उन लोगों के लिए हानिकारक है जिनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने की कोई डेंजर है। उन्हें चुनना चाहिए कि हम हाई कोर्ट जाएंगे या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अंत में आपको क्या लग रहा है कि इस केस में क्या होगा? अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, उनके घर पर और उसके अलावा 19 ऐसे लोग और हैं जो कि जिनके घर पर बुलडोजर नोटिसेस लगाए गए हैं। 3 एससी एसटी के शायद लोग हैं, उनके ऊपर भी लगाया गया है। लेकिन जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके घरों को छोड़ दिया गया है। उस जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्ली है, उसमें ये भी बात रेखांकित की गई है कि जो उन्हीं के ठीक सामने वाले जो घर थे, तो अगर हमारे जो उस मुसलमान का जो घर है और अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, वो अगर अवैध है, तो फिर सामने वाला घर कैसे वैध हो सकता है? तो इन चीजों को भी पॉइंट आउट किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट किन चीजों का संज्ञान लेगा और कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? जो एक बिल्कुल एक इंस्टेंट रिएक्शन कोर्ट का क्या होगा? इंस्टेंट रिएक्शन यही हो सकता है ना कि भैया क्या जल्दी है, हमने तो कहा है कि अगर आपको डेमोलिशन करना है उससे पहले आके हमारी अनुमति लीजिएगा। आपने कभी अनुमति लेने की कोशिश की है? नहीं की है। तो ये तो हमारा जो ऑर्डर है वो सिर्फ हवाबाजी का ऑर्डर है करके सोचे हो। तो कंटेम्प्ट एक्शन लिया जा सकता है और कंटेम्प्ट एक्शन के तहत बहुत बहुत कुछ भी हो सकता है। ये अगर डिमोलिशन कंप्लीट हुआ हो तो कॉम्पेंसेशन भी हो सकता है। जो गुजरात मामला जो था उसमें तो जज साहब ने ये तक कह दिया कि अगर हम कंटेम्प्ट पाते हैं तो हम ये आदेश दे देंगे कि सबके सारे स्ट्रक्चर्स को फिर से बहाल किया जाए। तो कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट यानी अपने ही डिसिप्लिन और अपने ही काम करने के तरीके से बिल्कुल इमीडिएटली ऑर्डर्स पास नहीं करता है। कोर्ट बुलडोजर जैसे नहीं चलाता है, नहीं चलता है। तो कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहेंगी और अगर आप आपके जो डिमोलिशन एक्शन है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट बहुत कुछ कह सकता है। और एक जमाने में जब भी कोर्ट का जजमेंट किसी के खिलाफ किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ जाता तो वो और वो संवैधानिक पद पे जो थे वो लोग तो इस्तीफा देते थे। आपके दर्शकों को याद होगा कि AR अंतुले को इस्तीफा देना पड़ा, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर को इस्तीफा देना पड़ा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया और बिहार के गवर्नर बूटा सिंह ने इस्तीफा दिया। आजकल इस्तीफे का माहौल है नहीं, पर मैं ये मानता हूं कि कभी ना कभी शर्म के मारे कोई ना कोई इस्तीफा तो मांग ही लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी जी के प्रशासन को क्या कोई जल्दीबाजी है? उनको लगता है कि नहीं भाई हमें ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं, इसलिए हमें अदालत के का इंतजार क्यों करना, मैं खुद ही न्याय कर देता हूं। और ऐसा लगता है कि उनका तो अदालतों में विश्वास ही नहीं है, वो बोले चाहे जितना भी। देखिए, मुख्यमंत्री जो भी काम करता है वो संविधानिक के तहत ही करता है और संविधान में अदालत है और अदालत के फैसलों को मानना पड़ता है। और अगर आप नहीं मानते हो तो संवैधानिक पद से आपको हटना चाहिए। तो जो रूल ऑफ लॉ है, जो संविधान है, वो सबसे अहम है। और हमारे संविधान में ही आर्टिकल 144 है जिसके तहत लिखा भी गया है कि ऑल सिविल अथॉरिटीज मस्ट एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम। तो जब जब कोर्ट कुछ फैसला देता है, किसी सरकार के पास हक नहीं है ये कहने के लिए कि हम उस फैसले को नहीं मानेंगे।
लेकिन इस केस से तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि योगी जी तो मानते ही नहीं है इस चीज को, और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार उन्होंने इस तरीके की गलतियां की हैं और कोर्ट से लताड़ भी लगी, लेकिन फिर भी एक इम्प्यूनिटी दिखती है। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं तो उनके काम करने का ढंग समझ में नहीं आता। तो क्या आप कोर्ट ही योगी पर लगाम लगाएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे किसी की बात, ऐसा लगता है। देखिए वैसे जैसे गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तो वैसा ही मैं ये मानता हूं कि कभी न कभी किसी कोर्ट में ये सवाल आ जाएंगे और कोई कोर्ट खड़ा होकर कह देगा कि ये गलत है और असंवैधानिक है, और इसका जो भी फिर बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज आपको नजर आई यहाँ पर बहराइच में, वो क्या कहेंगे? और ये ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। इस तरीके की बातें कभी कभी जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें भी नजर आ जाती है, और इस तरीके की चीजें सामने, जैसे कि अगर मुसलमान समुदाय का कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पे उनको नेम प्लेट लगाने के लिए बोल दिया जाता है। अब ये बहराइच का इंसिडेंट दुर्गा विसर्जन के समय में नजर आया है। ये चीजें सारी गैर संवैधानिक तो ही हैं। तो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कि क्या योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो संवैधानिक पद के लायक नहीं है तो? अब तक कोई ऐसा जुडिशियल फैसला नहीं आया है जहां योगी जी को पर्सनली इस चीज के लिए गलत ठहराया गया है। अब तक जो मामले जो सब है वो तो म्युनिसिपल ऑफिसर या उस लेवल पे पहुंचा है। जब अब पता नहीं योगी जी के कौन सलाहकार है या वो सलाहकार कोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि जब जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती जाती तो कोर्ट्स की जो निगरानी है वो भी बढ़ने लगती है, और कभी ना कभी कोई यही पूछेगा कि ये ऑर्डर किसने पास किया, कोई तो वो ऑर्डर पास करने के लिए किससे क्लियरेंस लिया। अब आप फॉरेन पॉलिसी में भी देखिएगा जो कनाडा में हुआ, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो विकास यादव था वो अपने ही बलबूते पे सब कर रहा था, वो भी किसी से परमिशन मांग रहा था। और जब कोर्ट्स वो अप द चेन जाने लगते हैं तब मामला और कठिन और गंभीर हो जाता है। तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। तो आपको अब अभी तक ये हो रहा था, आपने जो खुद कहा कि भाई म्युनिसिपल अथॉरिटीज को आप पकड़ेंगे या किसी एक ऑफिसर को पकड़ेंगे क्योंकि वो ये कहता है कि भाई ये अवैध बिल्डिंग है, हमें इसको गिराना है। लेकिन कभी ना कभी तो कोर्ट्स योगी जी के सिंहासन तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि भाई इस तरीके का निर्देशन सीएम की तरफ से आ रहा है, कोई तो बोलेगा। और अगर उस व्यक्ति ने बोल दिया तो क्या वाकई में योगी जी के लिए तब मुसीबत बन सकती है, और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए एक मुसीबत बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, और मैं मानता हूं कि कोई ना कोई कोर्ट कभी ना कभी ये सारे सवाल पूछने लगे, और अगर अगर कोई मामला अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाता है तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा संवैधानिक पद पे बने रहना। और मैं यही सोच रहा हूँ कि योगी जी के जो सलाहकार है शायद इसको इस पर भी गौर करे कि क्या कोई उनके ही पार्टी वाले इन्हें उकसा तो नहीं रहे हैं ऐसी चीज करने के लिए, ताकि कोई ना कोई कोर्ट उनके बारे में कोई कुछ खास टिप्पणी करे। नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है आपने रेज किया कि हो सकता है कि योगी जी के सलाहकार उनको उकसा रहे हों ताकि वो इस तरीके का एक्शन ले और फिर योगी जी की कुर्सी डामाडोल हो। ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया इस पूरी स्टोरी का। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कोर्ट्स कभी ना कभी तो इन चीजों पर संज्ञान लेंगे, और जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उससे भी कड़े सवाल पूछेगा कोर्ट। आपको लगता है कि इन मामलों में कोर्ट ने, जैसे कि पीएमएलए के केसेस थे, मैंने आपसे कई बार इस चीज को लेकर भी इंटरव्यू आपके किए कि पीएमएलए केसेस में लेकर पहले कोर्ट्स ने अनदेखा किया मामला। अब एक पैटर्न बन गया है जहां पर पीएमएलए के केसेस को कोर्ट्स ने नोटिस किया, और बकायदा जो एक पीएमएलए का किला था उसको एक तरीके से कोर्ट्स ने ध्वस्त कर दिया है, और इसके एक नहीं कितने एग्जांपल्स हमारे सामने आए।
अब क्या इन केसेस में भी अब बारी आ गई है कि कोर्ट्स को कड़े सवाल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशंस, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे फिर सीएम क्यों ना हो, इनसे कोर्ट्स को डायरेक्ट सवाल अब पूछने पड़ेंगे, और कोर्ट्स ने शायद पहले देरी कर दी। शायद क्योंकि कोई कोर्ट्स अपने अपने काम में तो बुलडोजर नहीं चलाते हैं, बुलडोजर की तरह नहीं चलते हैं। वो तो सवाल पूछते हैं, हलफनामा पूछते हैं, हलफनामा में आपने ये लिखा है इसका मतलब ये हो जाता है, और उस पे सारा केस बन जाता है। तो हाँ, शायद कोर्ट्स ने थोड़ी देर कर ली हो, या कि कुछ कोर्ट्स ने बहुत ही धीमे धीमे चले हैं, कॉशियसली चले हैं। पर मैं ये मानता हूं कि जब भी अति हो जाती है तो फिर कोर्ट्स को भी, पब्लिक को भी पता होने लगता है और कोर्ट्स को भी पता होने लगता है कि अब ये जो यथास्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। अब इस पूरे मामले में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कल इस केस की लिस्टिंग हो सकती है? क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, उनके घर हो सकता है गिराई दिए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? अगर घर गिरा दिया गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सजा इसमें सुनाएगा, क्या करेगा? देखिए, ये है कंटेम्प्ट का मामला कि सर आपने ऑर्डर पास किया था, आपने ऑर्डर में कहा था कि कोई घर तब तक नहीं गिराया जा सकता है जब तक आप स्पेशली परमिशन ना ले सुप्रीम कोर्ट की, और इन्होंने परमिशन नहीं लिया। तो पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही 3-4 एक्सेप्शंस थे कि अगर ये किसी रोड पे खड़ा था या किसी पानी पे खड़ा था वगैरह वगैरह। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा यही बताने की कोशिश करेगा कि आपके एक्सेप्शंस में है, और जो पिटिशनर्स है वो कोशिश करेंगे ये कहने के लिए कि सर आपके जो ऑर्डर है उसका बिल्कुल उल्लंघन है। तो अगर कंटेम्प्ट पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वापस यथास्थिति जो पहले थी उसको बहाल करने का आदेश दे सकता है, मुआवजे का भी आदेश दे सकता है, और कभी कभार डिसिप्लिनरी एक्शन का भी आदेश दे सकता है। जो कंटेम्प्ट का मामला है, आपने कहा, तो कंटेम्प्ट अगर लगेगा तो योगी सरकार के खिलाफ लगेगा? क्या उन पर आंच आएगी? योगी जी से सवाल पूछे जाएंगे? योगी सरकार पर कंटेम्प्ट होगा? सरकार पर होगा, सरकारी अफसर पर होगा, जो वहाँ का डीएम है नॉर्मली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार के लिए तो चीफ सेक्रेटरी पर मुकदमा चलता है। बिल्कुल। तो यानी कि कंटेम्प्ट में योगी जी आगे क्या होता है वो तो हम फिलहाल नहीं कह सकते हैं, पर गुजरात के मामले में भी तो हलफनामा तो गुजरात सरकार ने दिया। बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा इस बहराइच वाले मामले में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो इंस्टेंट जस्टिस का जो एक पैटर्न है योगी आदित्यनाथ का, वो एक बार बहराइच केस में भी आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा। यस मिस्टर हेगड़े, आप कुछ कह रहे हैं? जो इंस्टेंट है वो जस्टिस नहीं होता, इंस्टेंट बुलडोजर होता है, इंस्टेंट बुलेट होता है। वो जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड जो कहते हैं वही होता है। ये तो तानाशाही है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और बिल्कुल इलीगल है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर हेगड़े फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।